नमस्कार सभी को। चलिए हम लोग आज शुरू करेंगे पूर्व ऐतिहासिक बिहार। पूर्व ऐतिहासिक बिहार, ऐतिहासिक कहने का क्या मतलब होता है? जो हमारा इतिहास है, और एक शब्द आगे में जुड़ा हुआ है पूर्व। इसका मतलब है कि इतिहास के पहले, ठीक है, यानी कि जो हमारा जब से हमारी गिनती शुरू हुई, एक हुई थी, एक, तो हम लोग ईसा पूर्व की बात पूर्व ऐतिहासिक काल में हम लोग करते हैं। तो बिहार में जो है ऐतिहासिक काल जो है, ऐतिहासिक युग का आरंभ आर्यों के आगमन से हुआ है, वैदिक काल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐतिहासिक युग का आरंभ बिहार में, ऐतिहासिक युग का आरंभ जो इसका है वो वैदिक काल से जुड़ा है, ठीक है। वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। आर्यों का जो हुआ पूर्वी भारत में विस्तार हुआ, आर्यों का पहले आगमन हुआ, उसके बाद उनका विस्तार हुआ पूर्वी भारत के क्षेत्रों में। और गांगे घाटी, ठीक है, गांगे घाटी, गांगे घाटी के क्षेत्र में, ठीक है, ये गांगे घाटी के क्षेत्र में जो है ये नगरीकरण हुआ। नगरीकरण, तो आर्यों का विस्तार कहां? पूर्वी भारत में, इसका विस्तार और गांगे घाटी में नगरीकरण, इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है, बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमारा बिहार का जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक युग है, वो किनसे जुड़ा हुआ है? तो उत्तर वैदिक काल से, ठीक है, ये वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। बिहार में ऐतिहासिक युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, 6ठी शताब्दी कब होगा? 6ठी शताब्दी कहने का क्या मतलब है? जैसे अभी कौन सी शताब्दी है? 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी है, ठीक है, लेकिन हम लोग ये चल रहा है, तो और शताब्दी कौन सी? 21वीं है, क्योंकि हमारा जब एक हुआ था, ठीक है, जब शताब्दी 100 वर्षों का होता है, जब 100 वर्ष पूरेगा तो एक शताब्दी होता है। फिर यहां से 101, तो ये दूसरी शताब्दी चलेगी ना। ये 101 जैसे शुरू होगा तो ये दूसरी शताब्दी चलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए अभी 2020 है, लेकिन शताब्दी हमारा कौन सा है? 21वीं शताब्दी है। तो 6ठी ईस्वी पूर्व, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्गम हुआ, ठीक है। उद्गम स्रोत जो होता है, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उद्गम स्रोत का, ठीक है, उद्गम स्रोत से, ठीक है, उसके जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो उद्गम है, उद्गम स्रोत, उसमें जो है बिहार की चर्चा कई जगहों पे मिली है। और बिहार की चर्चा उसमें शांति, सद्भाव,
अहिंसा आदि के रूप में चर्चा की गई है। ठीक है, उसकी बिहार को जो है संसार को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है उनकी चर्चाओं में। ठीक है, उनकी रचनाओं में, बौद्ध धर्म की जो रचना है, उनकी जो चर्चा है, उसमें बिहार को शांति और अहिंसा का प्रतीक माना है। ठीक है, और यहां से अपने बिहार का जो इतिहास है शुरू होता है। ठीक है, तो देखिए कितने लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि ये जो ऐतिहासिक काल है, पूर्व ऐतिहासिक काल, इसकी शुरुआत कब से हुई। ठीक है, ये जो पूर्व ऐतिहासिक काल है, इनकी शुरुआत कब से हुई। तो इनकी शुरुआत का एक्चुअल पता इसलिए नहीं लगाया जाता, या लगाया जा सकता है यूं कहिए, क्योंकि ये जो संसार के विभिन्न विभिन्न भागों में, संसार के विभिन्न विभिन्न भागों में विभिन्न समय में हुआ। ठीक है, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में हुआ, इनके काल क्रम में एक रूपता नहीं है, इस वजह से इनके समय का अंदाजा न लगा पाया, या फिर यूं कहिए कि एग्जैक्ट ना पता है। ठीक है, तो देखिए प्राचीन ये ऐतिहासिक पूर्व ऐतिहासिक काल जो है, ठीक है, ये 2 चरणों में विभाजित है। ये ऐतिहासिक काल जो है ये 2 चरणों में विभाजित है। कितने चरणों में? 2 चरणों में। ये आरंभिक स्तर है, आरंभिक स्तर, ठीक है, और ये पश्चात यानी कि बाद में। ठीक है, तो आरंभिक स्तर को क्या कहा गया? क्या कहा गया? प्रस्तर युग। यानी प्रस्तर काल। ठीक है, और इसके बाद के काल को क्या कहा गया? ताम्र प्रस्तर। ताम्र प्रस्तर युग। ठीक है, ताम्र प्रस्तर युग, इसे ताम्र प्रस्तर युग कहा गया। ठीक है, पुनः जो होता है प्रस्तर युग को फिर 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, प्रस्तर युग को भी 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन प्रस्तर, प्राचीन प्रस्तर, ठीक है, प्राचीन प्रस्तर, मध्यकालीन प्रस्तर, और नव प्रस्तर। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या है। प्रस्तर युग, यानी कि प्रस्तर युग का होता है क्या? स्टोन एज, इसे स्टोन एज कहा गया। प्रस्तर का जो मतलब होता है वो पत्थर होता है। ठीक है, आप इंग्लिश में इसका अगर देखें तो आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि प्रस्तर का मतलब क्या है? स्टोन है। ठीक है, स्टोन एज है। तो पहले प्रस्तर युग क्यों कहा गया? क्यों कहा गया प्रस्तर युग? और ये ताम्र प्रस्तर युग। ठीक है, ये ताम्र प्रस्तर युग, यानी कि ताम्र का मतलब होता है तांबा। ठीक है, तांबा जो एक धातु है। ठीक है, तो ये ताम्र प्रस्तर, पहले प्रस्तर आया फिर ताम्र प्रस्तर। इसे प्रस्तर युग क्यों कहा गया? इसे प्रस्तर युग क्यों कहा गया? बात यूं सोचने वाली है कि प्रस्तर क्यों कहा गया? तो प्रस्तर इसलिए कहा गया क्योंकि आरंभिक समय में, ठीक है, आरंभिक समय में जो लोग हैं वो पत्थरों के टुकड़े, ठीक है, के औजार और
हथियार का उपयोग करते थे लोग, ठीक है। इनमें प्रस्तर युग के समय लोग पत्थरों का ज्यादा उपयोग करते थे, ठीक है। धीरे धीरे फिर समय चलता गया, कुछ विकास करते गए लोग, विकास करते करते लोग तांबे का यूज करना शुरू किए, तांबे का उपयोग करना प्रारंभ किए, ठीक है। तो प्रस्तर युग में क्या है कि पत्थरों, ठीक है, पत्थरों का उपयोग होता था, इसलिए इसे प्रस्तर युग कहा गया है। तो प्रस्तर युग उस समय के आदि मानव का जो जीवन था, ठीक है, जो रहन सहन था, उनका क्रियाकलाप था, इन सभी का प्रूफ, ठीक है, साक्ष्य यानी कि सबूत कहां से मिला? सबूत कहां से मिला? तो पत्थरों के औजार और हथियार से, पत्थरों के बने औजारों और हथियारों से सबूत मिला कि भाई उस समय के लोग पत्थरों का उपयोग करते थे, ठीक है। प्रस्तर युग को पुनः 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, प्राचीन प्रस्तर, मध्यकालीन प्रस्तर और नव प्रस्तर। नव मीन्स क्या होता है? नव मीन्स ऐसे हिंदी में इसका मतलब नया होता है, ठीक है, न्यू। ये नव प्रस्तर युग है। तो प्राचीन प्रस्तर युग, मध्यकालीन प्रस्तर युग और नव प्रस्तर युग, ठीक है। देखिए प्राचीन प्रस्तर युग जो है, प्राचीन प्रस्तर युग 30,000 वर्ष, 30,000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व, ठीक है, इसका काल 30,000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक रहा है। वहीं मध्यकालीन प्रस्तर या फिर इसे मध्य प्रस्तर युग कह सकते हैं, मध्यकालीन प्रस्तर युग कुछ, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। तो मध्य प्रस्तर युग का एज कब से कब तक रहा है? तो मध्य प्रस्तर युग का एज 10,000 से 8,000 वर्ष ईसा पूर्व, ठीक है। और नव प्रस्तर युग का जो काल था वो 8,000 से 3,000 वर्ष ईसा पूर्व तक, ठीक है, 3,000 वर्ष ईसा पूर्व तक। आप इसे देखिए, आप लोग नोट करते जाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोग अगर क्लास ले रहे हैं तो आप इनको नोट करें। ये आपका छोटा छोटा चीज है, मैं बिल्कुल देखिए एक 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, एक छोटी छोटी सी चीज, ताकि आपको कोई भी चीज इसमें मिसिंग नजर ना आए, ठीक है। एक छोटा छोटा सा चीज को भी मैं यहां पर देखूंगा, यहां पर आपको दिखा रहा हूं। एक छोटी छोटी भी चीज कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये इनके एज रहे हैं। प्राचीन प्रस्तर के एज कितने हैं? 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य प्रस्तर का 10,000 से 8,000 वर्ष ईसा पूर्व और नव प्रस्तर का 8,000 से 3,000 वर्ष ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है। प्राचीन प्रस्तर युग में जो है पत्थरों के टुकड़ों का उपयोग हथियारों के रूप में किया जाता था, ठीक है। प्राचीन प्रस्तर में पत्थरों के टुकड़ों का उपयोग हथियारों के रूप में किया जाता था। वो इन हथियारों का कहां उपयोग करते थे? तो जानवरों का शिकार करने के लिए, ठीक है, जानवरों का शिकार करने के लिए कोई पत्थर के बने औजार यूज करते थे। उस समय के आदि मानव का जो भोजन था, कंदमूल, पशुओं का मांस आदि यही सब था। वो कच्चा खाते थे क्योंकि उन्हें उतना ज्ञान नहीं था, उतना विकास नहीं था, उनका विकास नहीं हुआ था, इसलिए वे भोजन कंदमूल और पशुओं का कच्चा मांस खाया करते थे, ठीक है। और ये कंदमूल और मांस, ठीक है, कंदमूल और मांस इसका भोजन होने के कारण इन्हें जंगलों के किनारे रहना मजबूरी था। प्राचीन प्रस्तर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं प्राचीन प्रस्तर युग की बात कर रहा हूं। उनका भोजन क्या था? कंदमूल और मांस, इसलिए उन्हें
जंगलों के किनारे रहना मजबूरी थी, क्योंकि अगर जंगलों से अगर दूर होते तो उन्हें पशुओं के शिकार पर उनको परेशानियां होती, कंदमूल खोजने में दिक्कतें आती, इसलिए वे जंगलों के नीचे, जंगलों के क्षेत्र में रहा करते थे। ठीक है, जंगलों और पहाड़ों के बीच रहा करते थे। इन प्राचीन प्रस्तर युग के जो है, इस समय के जो हथियार हैं, वो कुछ हथियार बिहार से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुछ हथियार जो है बिहार से भी मिले हैं। तो बिहार में प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष जो है, हथियारों के अवशेष, ठीक है, वो कहां से मिले हैं, कहां से मिले हैं? तो प्राचीन प्रस्तर युग के हथियारों का अवशेष, ठीक है, प्राचीन प्रस्तर युग के हथियारों का अवशेष, हथियारों का अवशेष बिहार में कहां से मिले हैं? तो बिहार में मुंगेर और नालंदा जिला में, ठीक है, मुंगेर और नालंदा जिला में, मुंगेर और नालंदा जिला में, ठीक है। कुछ अवशेष जो है छोटा नागपुर के क्षेत्र में भी मिला था, ठीक है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। ये कहां है? तो वर्तमान झारखंड, ठीक है, वर्तमान झारखंड का जो क्षेत्र है वहां से भी प्राचीन प्रस्तर युग के हथियारों के कुछ अवशेष मिले हैं, ठीक है। अब बात आती है प्राचीन, ठीक है, बात आती है मध्य प्रस्तर युग की। तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि पत्थरों का उपयोग करते करते पहले हथियार बनाए, फिर धीरे धीरे हथियारों के साथ साथ वो औजारों का इस्तेमाल किए, क्योंकि औजारों के नमूने भी यहां से प्राप्त होते हैं, ठीक है। कुछ समय के बाद उन्हें थोड़ा सा ज्ञान आया होगा, थोड़ा विकास किए होंगे, ठीक है। धीरे धीरे उपयोग करते करते उन्हें कुछ ऐसा किसी दिन बनाए होंगे कि उनको अच्छा लगा होगा, उनके काम की चीज होगा, तो वो धीरे धीरे उनका और ज्यादा विकास करने लग गए। तो मध्य प्रस्तर युग में क्या होता है कि मध्य प्रस्तर युग में हथियारों के साथ साथ औजारों के नमूने भी मिलते हैं, क्योंकि उस समय तक आदि मानव ने पत्थरों के उपयोग में, ठीक है, पत्थरों के उपयोग में धीरे धीरे अधिक कुशलता, अधिक प्रवीणता प्राप्त किए होंगे, ठीक है। पत्थर का उपयोग करते करते बोले तो कि वो पहले कुछ बनाए होंगे छोटा सा चीज, फिर उनका उपयोग देखा होगा कि हाँ इनसे हमारा काम हो सकता है, तो फिर उनको धीरे धीरे वो उनके पैमाने बढ़ाने लगे, ठीक है, वो बड़े पैमाने पर फिर करने लगे, उनका पत्थरों को काटने लगे और नए हथियार और औजार बनाने लगे, ठीक है। वो पत्थरों के उपयोग से उनमें अधिक कुशलता, अधिक प्रवीणता आ गई थी, ठीक है। इस काल के हथियार और औजार जो है छोटे पत्थरों के बने होते थे, ठीक है। इस काल के हथियार और औजार जो होते थे वो छोटे पत्थरों के होते थे, क्योंकि उन्हें पत्थर काटना, ठीक है, पत्थर को एक अच्छा सा नमूना देना, एक अच्छा सा शेप देना, उन्हें धीरे धीरे आ गया था, ठीक है। वो धीरे धीरे आ गया था, वो सीख चुके थे कि पत्थरों को कैसे काटा जाता है और कैसे उन्हें औजारों और हथियारों का रूप दे सकते हैं, ठीक है। उनमें जो है धारदार था, वो धारदार बनाए नोक वाला, ठीक है, जिनके प्रहार से जो है आसानी से उनका काम हो सके, ठीक है। ये जो है ये सभी हथियारों के औजार, यानी कि हथियारों के साथ साथ औजारों के नमूने मध्य प्रस्तर युग का जो उपयोग होता था, मध्य प्रस्तर युग में, ठीक है, युग में
उपयोग होने वाले हथियार और औजार। ये हमें कुछ ना कुछ इसके नमूने मिले हैं, तभी हम लोगों को ये पता चलता है। ठीक है, इतिहासकार कुछ उस पर रिसर्च करते हैं और उन्हें नमूने के आधार पर वो उनका समय काल निकालते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि भाई इनका उपयोग इन्होंने किस काल में किया होगा। ठीक है, इनका उपयोग उन्होंने किस काल में किया होगा, और धीरे धीरे उनके नमूने को देखकर, ठीक है, उनके हथियार और औजार के नमूने को देखकर इतिहासकारों ने ये अंदाजा लगाना शुरू किया कि वो अपने विकास की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो अपने विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उनका विकास धीरे धीरे हो रहा है। पहले उन्हें पत्थर को काटना, पत्थर को घिसना, एक अच्छा सा नमूना, एक अच्छा सा शेप देना, उनमें पहले उनकी कुशलता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ, ठीक है, समय बीतने के साथ उन्हें पत्थरों में प्रवीणता, ठीक है, पत्थरों को काटने रगड़ने, उनका एक अच्छा सा शेप, एक अच्छा सा साइज देने के लिए धीरे धीरे उनमें कुशलता आ गई थी, वो सीख चुके थे। ठीक है, अब बात आती है नव प्रस्तर की। ठीक है, नव प्रस्तर युग की, नव प्रस्तर युग की बात आती है, नव प्रस्तर युग की। तो नव प्रस्तर युग की जो कब से प्रारंभ हुआ था, नव प्रस्तर युग कब से कब तक, इसका समय काल 8000 से 3000 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। और प्राचीन प्रस्तर युग 30,000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक। ठीक है, और मध्य प्रस्तर 10,000 से 8,000 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक है, इनका ये समय काल है। ठीक है, तो नव प्रस्तर युग धीरे 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 यहां से इतिहासकारों के नमूने मिलने के बाद कुछ नमूने और मिले, जो कि कहां से मिले, मैदानी भाग से। ठीक है, जो बाद में जो नमूने मिले वो मैदानी भाग से मिले। ठीक है, मैदानी भाग में मिलने के कारण, जो नमूने उनके थे मैदानी क्षेत्रों से मिलने के कारण इतिहासकारों ने ये अंदाजा लगाया। ठीक है, इतिहासकारों ने यह जानने की कोशिश किया कि वे जो है जंगलों से धीरे धीरे निकलकर, ठीक है, जंगलों से धीरे धीरे निकलकर मैदानों की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैदानी भाग की ओर बढ़ रहे हैं। इनके जो अवशेष हैं, नव प्रस्तर युग के कुछ अवशेष हमारे बिहार से भी मिला है। नव प्रस्तर युग के अवशेष हमारे बिहार से भी मिला है। ठीक है, जैसे कुछ जगह है चिरांद, जो सारण में है। ठीक है, वैशाली, ठीक है, चिरांद, वैशाली में किस जगह से मिला था, तो वैशाली में चेचर नामक जगहों से मिला था। ठीक है, वैशाली में चेचर नामक जगहों से मिला था। रोहतास में मिला था, पटना में मिला था। पटना की किस जगह से मिला था, मनेर से, मनेर, रोहतास आदि जगहों से नव प्रस्तर युग के हथियार, औजार और अवशेष मिले हैं। इनके हथियारों और औजारों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इस काल के, ठीक है, इस काल नव प्रस्तर युग काल के जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो भी अवशेष हमें मिला है नव प्रस्तर युग काल से, उनके जो भी हथियारों और औजारों के जो भी अवशेष मिले हैं, उनसे ये पता चलता है, ठीक है, कि वे केवल पत्थरों के ही नहीं बल्कि हड्डियों के बने औजार और हथियार भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उनके अवशेष से यह पता चलता है
नवप्रस्तर युग काल में जो हथियार और औजार मिले हैं वो पत्थरों के ही नहीं बल्कि हड्डियों, ठीक है, हड्डियों से बने हुए हैं। एक चीज और देखने की जगह बात है कि ये जो सारी जगह हैं, ठीक है, ये सारे जगह नदियों के किनारे हैं। ये सारे जगह नदियों के किनारे हैं, ठीक है, नदियों के किनारे है। इसका मतलब इससे ये पता लगाया जा सकता है, ठीक है, इससे यह पता चलता है, यह पता लगाया जा सकता है कि उनके जीवन शैली में जो है, ठीक है, जीवन शैली में कुछ परिवर्तन आए होंगे, उनके लाइफ स्टैंडर्ड में कुछ चेंजिंग आए होंगे, तभी वो जंगलों से निकलकर धीरे धीरे कुछ बाहर निकले, फिर कुछ बाहर निकलकर वो सीधे मैदानी भाग में आ गए, ठीक है। तो उनके जो जीवन शैली होगी, उनके जो लाइफ स्टैंडर्ड होंगे, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए होंगे। वे क्या हुए, अब जंगलों और पहाड़ों में रहने के बजाय वो मैदानी क्षेत्रों में रहने लगे, ठीक है, वो मैदानी क्षेत्रों में रहने लगे। और यहां से जो है मैदानी क्षेत्रों में रहने के कारण, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में रहने के कारण यहां से क्या हुआ, फिर कृषि का विकास हुआ, ठीक है, कृषि का आरंभिक विकास हुआ, ठीक है। और वे लोगों ने क्या किया कि भोजन, ठीक है, संचयक की जगह, ठीक है, यानी कि जमा करने की जगह वे अब स्थिर जीवन, ठीक है, स्थिर जीवन के चरण में आ गए, क्योंकि वो अब क्या हुए, नवप्रस्तर युग के बाद ही क्या हुआ, कृषि का आरंभिक विकास हुआ, ठीक है, कृषि का आरंभिक विकास। यहां से कृषि का आरंभिक विकास होता है, ठीक है। और वे क्या हुए, अब एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के रहने के बजाय वो स्थिर जीवन जीने लगे, ठीक है, और खेती वगैरह करने लगे, ठीक है। अब नवप्रस्तर युग यहां से क्या होते हैं, और विकास करते हैं लोग। उनके जो आदि मानव होते हैं उस समय के आदि मानव वो धीरे धीरे विकास करके यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ तक पहुंचे और यहाँ से आगे भी वे विकास करने लगे। तो नवप्रस्तर युग खत्म होते होते, ठीक है, इसके अंत होते होते यानी कि 3000 वर्ष ईसा पूर्व के बाद, ठीक है, मतलब इसके और इधर आते आते उन्होंने क्या हुआ, तांबे जैसे धातुओं का उपयोग करने लगा, ठीक है, वे तांबे जैसे धातुओं का उपयोग करने लगा, इसलिए उनका क्या नाम पड़ा, ताम्रप्रस्तर युग, यानी कि तांबे का उपयोग होने लगा। तांबे का मतलब तांबा होता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे विकास करते गए, उनके अवशेषों से इतिहासकारों ने यह पता लगाया, इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि वे धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हैं, ठीक है, धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हुए थे और वे जंगलों पहाड़ों में न रहने के बजाय वो कहाँ रहने लगे, मैदानी भाग में, ठीक है, वे मैदानी भाग में रहने लगे। कृषि का आरंभिक विकास हुआ, ठीक है। नवप्रस्तर युग खत्म होते होते जो है उन्होंने कृषि का आरंभिक विकास किया और तांबे का उपयोग करना शुरू किया। और जैसे ही वे तांबे का उपयोग करना शुरू किया, इसीलिए उसे ताम्रप्रस्तर युग कहा गया है, ठीक है, ताम्रप्रस्तर युग कहा गया है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, चालकोलिथिक, ठीक है, ये ताम्रप्रस्तर युग का समय है जब लोगों ने तांबे का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। इसकी जो अवधि है, ठीक है, नवप्रस्तर युग की अवधि कितनी थी, नवप्रस्तर युग की तो 8000 से 3000 वर्ष ईसा पूर्व था। तो इसके बाद ताम्रप्रस्तर युग शुरू होता है और ताम्रप्रस्तर युग का जो समय काल होता है उसका अंदाजा हमारे इतिहासकारों ने कितना बताया है, ठीक है, 3000 से
1500 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक है, ताम्रप्रस्तर युग का जो समय काल हमारे इतिहासकारों ने बताया जाता है, ये माना जाता है कि इनका जो समय हुआ होगा वो 3000 से 1500 वर्ष ईसा पूर्व तक रहा होगा। ठीक है, उसके बाद लोगों ने लोहे का उपयोग करना शुरू किया। ठीक है, लोहे का उपयोग करना शुरू किया और लौह युग, जब तांबे का उपयोग किया तो ताम्र युग, लोहे का उपयोग किया तो लौह युग। ठीक है, यहां से लौह युग का आरंभ होता है। क्लियर है, यहां से लौह युग का आरंभ होता है। ये माना जाता है, ठीक है, ये अंदाजा लगाया जाता है कि जो भारत में है लोहे का उपयोग जो है संभवतः 1000 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ होगा। ठीक है, 1000 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ होगा। हालांकि कुछ जो है पुरातात्विक, ठीक है, पुरातत्व शास्त्री वे बताते हैं कि भारत में लोहे का जो उपयोग है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 वर्ष ईसा पूर्व से शुरू हुआ है। ठीक है, कुछ लोग 1000 वर्ष, ठीक है, 1000 वर्ष ईस्वी पूर्व कहते हैं, तो कुछ लोग 1500 वर्ष ईसा पूर्व इसको मानते हैं। ठीक है, ताम्रप्रस्तर युग जो है, ताम्रप्रस्तर युग, ठीक है, ताम्रप्रस्तर युग के समय जो है भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में जो है सबसे पहली, ठीक है, सबसे पहली विकसित सभ्यता, यानी कि जो डेवलप्ड थी, सबसे विकसित सभ्यता कौन सा मिला? ताम्रप्रस्तर युग में जो है भारतीय उपमहाद्वीप में इस काल में सबसे जो विकसित सभ्यता को मिला कौन सा? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। ये ताम्रप्रस्तर युग में भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे विकसित सभ्यता मिली है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रमुख नगर था वो कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर था। ठीक है, सबसे प्रमुख नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा पश्चिमी पंजाब में था उस समय। हड़प्पा जो है पश्चिमी पंजाब, हड़प्पा जो है पश्चिमी पंजाब में था और मोहनजोदड़ो सिंध में, मोहनजोदड़ो सिंध में था। ठीक है, और अब क्या है, वर्तमान स्थिति में ये दोनों ही अब कहां हैं? पाकिस्तान में। ये दोनों अब पाकिस्तान में है। ठीक है, ये दोनों अब पाकिस्तान में है। हड़प्पा पहले उस समय कहां थी? तो पश्चिमी पंजाब में, और मोहनजोदड़ो सिंध में। लेकिन ये दोनों नगर अब, ये दोनों जगह जो है पाकिस्तान में चला गया है। भारत का विभाजन होने के बाद, कब हुआ था विभाजन? पाकिस्तान कब अलग हुआ है? तो 1947 में। ठीक है, पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंट डे कब सेलिब्रेट करता है? तो 14 अगस्त को। ठीक है, और भारत कब करता है? 15 अगस्त को। ठीक है,
1947 में पाकिस्तान जो है भारत से अलग हुआ था। आजादी मिलने के बाद वो अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाते हैं और हमारा भारत 15 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, तो बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता की। हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा जो है कई चरणों में किया गया है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता का वर्णन जो है कई चरणों में मिलता है, लेकिन इसका जो सबसे मुख्य चरण है, जो सबसे फेमस है, जो सबसे उन्नत चरण है, वो कब से कब माना गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उन्नत चरण है, सबसे फेमस, वो 2500 से 1500, ठीक है, वो 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उन्नत इतिहास का वर्णन जिसमें है वो 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक था? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक था? तो ये गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, कहां? तो ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी का जो पश्चिम किनारा है, पश्चिमी भाग है। ठीक है, पश्चिमी जो भाग है उत्तर प्रदेश का, वो क्या था? पहले सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। ठीक है, ये जो है इनका अवशेष, ठीक है, ये ताम्रप्रस्तर युग की ही ना है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ताम्रप्रस्तर युग की सबसे विकसित सभ्यता है। ठीक है, तो इस समय ताम्रप्रस्तर कालीन का जो अवशेष है, हमारे बिहार में भी इसका अवशेष कुछ मिला है। ठीक है, ताम्रप्रस्तर युग का भी अवशेष जो है अपने बिहार में मिला है। ठीक है, देखिए ये बिहार स्पेशल की अब मैं बात कर रहा हूं, ये सिर्फ बिहार की चर्चा हो रही है। तो बिहार के जैसे अब आपने भारतीय इतिहास है, तो भारतीय इतिहास में बिहार की क्या क्या भूमिका रही है, कौन सा क्षेत्र बिहार में कब कब प्रभावित हुए, किससे प्रभावित हुए, तो ये बिहार स्पेशल की क्लास सिर्फ बिहार की ही चर्चा हम लोग इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो ताम्रप्रस्तर कालीन अवशेष के जो है बिहार में कहां से मिला है? तो सोनपुर, गया, सारण, ठीक है, सारण, वैशाली और रोहतास में कहां का मिला है? कहां का मिला है? तो सोनपुर में। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है कहां? सोनपुर में। गया में मिला है किस जगह पे? ताराडीह। ठीक है, सारण में मिला है किस जगह से? और रोहतास। ये सभी जगहों से ताम्रप्रस्तर के अवशेष, ठीक है, ताम्रप्रस्तर के अवशेष, ताम्रप्रस्तर कालीन के अवशेष जो हैं बिहार में, अपने बिहार में सोनपुर, ताराडीह, गया, चिरांग जो कि सारण में है, रोहतास, वैशाली आदि में मिला है। ठीक है, ये यहाँ पे इस काल का जो अवशेष है यहां से मिला है। ठीक है, तो हम सभी ये जानते हैं कि भारतीय इतिहास का जो, ठीक है, भारतीय इतिहास का जो सबसे मुख्य स्रोत, ठीक है, सबसे
प्राचीन स्रोत क्या है? भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन स्रोत वेद है, जिसकी रचना कब हुई थी? 1500 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, जिसकी रचना 1500 ईस्वी पूर्व में वेदों की रचना हुई है। रचना किसने किया? तो आर्यों ने किया। भारतीय इतिहास का जो सबसे प्राचीन स्रोत है वो वेद है। वेद की रचना 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ है और इनकी रचना किसने किया है? तो आर्यों ने। और सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय काल था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है वो कितना था? 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल था वो 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व। तो कुछ इतिहासकारों का ये अनुमान लगाया जाना है, ठीक है, देखिए इन दोनों को। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण, ठीक है, पतन का कारण किसको मानते हैं? आर्यों के आगमन को। क्योंकि जिस समय आर्य, ठीक है, जिस समय आर्यों का आगमन होता है, जिस काल में, उसी काल में सिंधु घाटी सभ्यता का अंत भी है। इसलिए कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्यों का आगमन से ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। तो अब हम लोग पूर्व इतिहास के पूर्व की बात, अब हम लोग चरम सीमा पे हैं। ठीक है, इतिहास के पूर्व की बात अब लगभग खत्म होने ही वाला है। इसके बाद हम लोग प्राचीन बिहार, ठीक है, प्राचीन बिहार पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए पूर्व इतिहास काल में जो है, ठीक है, पूर्व इतिहास काल में भी वर्तमान बिहार यानी कि जब ये उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और बिहार सब एक था, ठीक है, सब एक था, उस समय का चर्चा जो है, उस समय के भौगोलिक क्षेत्रों का चर्चा जो है सबसे पहली बार मिली है। ठीक है, तो ये नोट करके लिख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत जगहों पे पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया कि वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा किस में मिलती है? ठीक है, वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों की चर्चा ठीक है सबसे पहली बार किसमें मिला है? किसमें मिला है? कुछ लोगों को इतना से याद आ गया होगा कि किसमें मिला है? तो सतपथ ब्राह्मण, ठीक है, सतपथ ब्राह्मण ये एक रचना है। सबसे पहले बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सतपथ ब्राह्मण से ही मिला है। इसकी रचना कब हुई थी? तो 800 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण की जो रचना है वो 800 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और सतपथ ब्राह्मण में ही जो बिहार की भौगोलिक क्षेत्रों की चर्चा सबसे पहली बार मिलती है। ठीक है, तो इस विवरण के अनुसार, ठीक है, इस विवरण के अनुसार गंडक नदी के तट तक आने वाले नव आगंतुकों ने विदे, ठीक है, सतपथ ब्राह्मण में जो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा है, ठीक है, सतपथ ब्राह्मण में उनसे यह पता चला है
कि गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी तक आने वाले क्षेत्रों में, ठीक है, गंडक नदी तक आने वाले सभी आगंतुक यानी कि जो आने वाले थे उन्होंने कहां निवास स्थान किया था, तो उन्होंने विदेह में, ठीक है, सतपथ ब्राह्मण की जानकारी के अनुसार, ठीक है, जब आगंतुक आए थे, जितने भी आगंतुक आए थे वे विदेह में निवास ग्रहण किए थे अपना, विदेह में। विदेह जो है वर्तमान उस समय विदेह राज्य के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है, उस समय विदेह नाम से प्रसिद्ध था। ये वर्तमान तिरहुत, ठीक है, ये वर्तमान तिरहुत और मिथिला का क्षेत्र है, ठीक है, ये वर्तमान तिरहुत और मिथिला, ठीक है, ये वर्तमान तिरहुत और मिथिला का क्षेत्र है जो पहले विदेह राज्य नाम से प्रसिद्ध था। तिरहुत एक लोकसभा है जहां से अभी जो लोकसभा चुनाव हुई है, तिरहुत से रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी यहां से चुनाव लड़े थे, ठीक है, तिरहुत से वो चुनाव हार गए, ठीक है, वे चुनाव हार गए यहां से। तो अब ये रही कुछ इतिहास के पूर्व की बातें, ठीक है, इतिहास के पूर्व की बातें। अब हम लोग प्राचीन बातें करेंगे, यानी कि हम लोग जो एंशियंट है, एंशियंट हिस्ट्री की बात करेंगे, प्राचीन इतिहास की बात करेंगे, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास की बात हम लोग करेंगे तो हुआ यूं था कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ठीक है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में बहुत सारा संगठित राज्यों का उदय हुआ, बहुत सारा संगठित राज्यों का विकास हुआ, ठीक है। बौद्ध रचना जो है, ठीक है, उस समय बौद्ध रचनाओं में 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों की चर्चा है, ठीक है। बौद्ध रचनाओं में 16 जनपद, ठीक है, कितना 16 महाजनपद और 10 गणराज्य, ठीक है, 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों की चर्चा है, जिसमें 3 गणराज्य, ठीक है, जिसमें 3 महाजनपद जो है, 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र में थे, ठीक है। बौद्ध रचनाओं में 16 महाजनपद की चर्चा है, जिसमें 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र में है, ठीक है, 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र में है। कौन कौन सा? मगध, अंग और लिच्छवी, क्लियर है? मगध, अंग और लिच्छवी, ठीक है। ये 3 महाजनपद का जो है चर्चा बौद्ध रचनाओं में है, जो कि ये तीनों कहां स्थित है? बिहार के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, बिहार के क्षेत्र में स्थित है। इसका जो सबसे विस्तृत जानकारी जो है, ठीक है, विस्तृत जानकारी किसमें मिलता है? सबसे विस्तृत जानकारी इन तीनों महाजनपदों का सबसे विस्तृत जानकारी किसमें मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, ठीक है, यह भी एक रचना है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। तो 3 जो महाजनपद है, मगध, अंग और लिच्छवी, ठीक है। तो ये जो मगध का क्षेत्र है, ये गया, पटना, नालंदा, ठीक है, ये क्षेत्र था। अंग जो था ये भागलपुर, मुंगेर का क्षेत्र था, और लिच्छवी ये वैशाली का क्षेत्र था, ठीक है।
इन 3 महाजनपदों का चर्चा बौद्ध रचनाओं में है। ठीक है, तो हम लोग इन तीनों के बारे में आगे विस्तृत जानकारी लेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लिच्छवी से संबंधित एक और चीजें हैं कि विश्व में सबसे पहला, ठीक है, विश्व में सबसे पहला गणराज्य स्थापित कहां हुआ था? तो वैशाली के लिच्छवी में, जो बिहार में है। ठीक है, तो इनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। प्राचीन बिहार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बिहार के इतिहास हम लोग देखेंगे। फिर प्राचीन के बाद हम लोग मध्य बिहार पढ़ेंगे, मध्यकालीन बिहार। ठीक है, मध्यकालीन बिहार, उसके बाद आधुनिक बिहार, उसके बाद वर्तमान बिहार। ठीक है, वर्तमान बिहार, क्योंकि कल पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि बिहार जो अभी वर्तमान है उसमें पहले झारखंड शामिल था, उसके पहले उड़ीसा भी शामिल था, और ये सारा बिहार के साथ मिलकर के कहां था? ये सब बंगाल में, ये बंगाल के क्षेत्र में सब शामिल था। तो इन सबों की चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन आगे की क्लास में। ठीक है।